कुछ भी नहीं। अंत में वो उंगली स्ट्रॉबेरी केक पर रख दी, लेकिन अपनी उम्मीदों के विपरीत इसके अंदर छिपा हुआ एक जीव उसे बचाने के लिए ड्रमस्टिक से उसे फेंक दिया। बलिस्थ इस दृश्य को देखकर खुशी से भर गया। अपने ग्रह की भाषा में उसने उसे आमंत्रित किया कि जल्दी से उसके पास आ जाए। जीव आमंत्रण के प्रति संवेदनशील रहा और तुरंत केक की क्रीम से अपने शरीर को छुड़ा लिया। कुछ ही क्षणों में वो बलिस्थ के नीचे चढ़ गया और उसके भारी बंधनों को खोल दिया। फिर तुरंत सिर पर ड्रम की बाज उत्पन्न होती है। उसी जैसे काटकर चाबी को टुकड़ों में काट दिया जाता है। गरलेक गले के आखिरी बंद के साथ एक अंतिम ध्वनि गिरती है, जो सबसे खराब नाम के अपराधी वायोलेंट सी के लिए फिर से हाथ फैलाने का अवसर देती है, ताकि वह एक छोटी आग का इस्तेमाल करके अपने शरीर में वापस आ सके। हुआ था, गुहा की बात समाप्त होते ही यूजिंग में चेतावनी की संकेत ध्वनि बजने लगी और फौज भीड़ के साथ दौड़ कर आई, लेकिन पूरी तरह से तैयार वायोलेंट सी के सामने वे कुछ भी नहीं थे। एक ही मुकाबले में वे एक दूसरे को खो दिए। तेजी से इस स्थान से बाहर निकलने के लिए वायोलेंट सी ने जेल की आयुधालय को खोला और खुद ही एक टाइमर वाली दूर भागने की वस्तु चुनी। बिलकिल की मदद से वो ट्रिगर दबाकर 1 सेकंड में सैकड़ों मीटर पर स्टील दरवाजे को तोड़ दिया और अनगिनत गुहार को देखा। इन्होंने दरवाजे के ऊपर तोपों को उठाकर एक बड़ा छेद बनाया। मजबूत आकर्षण न केवल गुहार को ले गया, बल्कि बिलकिल को भी 7 तार द्वारा खींच लिया गया। खतरे के अंत में वायोलेंट सी के दोनों पैर तुरंत मांस से बाहर निकलकर जमीन पर गिर पड़े और फिर उन्होंने अपने साथी को खतरनाक स्थिति से बचाकर खींच लिया। लेकिन पृथ्वी पर वापस जाकर अगले बदला की योजना को लागू करने के लिए इस रेड कोन के साथ रहना उनकी गति को धीमा कर देगा। इसलिए वे निर्णय लेते हैं कि उन्हें छोड़ दिया जाए और वो अंधेरे में गायब हो जाता है। 40 साल की कैद से बाहर निकलने के बावजूद वायोलेंट सी की लड़ाई की जिंदगी नहीं खो गई। चांद की सर्वोच्च जेल से बाहर निकलने के बाद उनका एक ही सोचना था, पृथ्वी पर वापस जाना। कुछ नहीं, बस देखो, इसे देखो, दौड़ो, अरे गुड्स का परिचय देना। तुम मुझे भूल गए। उस फिश को और अच्छा व्यवहार करना, यही सबसे बड़ा फायदा है। फोन से पता चला कि उन्होंने भयंकर कीमतों के लिए भाग दिया। फिर उन्होंने अपने आसपास के लोगों को अंतरिक्ष के गुनगारों के रूप में समझा। सरदार डाला देव की गंभीरता देखकर विल तुरंत समझ गए। तेजी से के साथ योजना बनाई और पहले ही टेबल को उलट दिया। दोनों ने सहयोग करके गोलीबार किया और जल्द ही 4 अपराधी व्यापारियों को मार डाला। इस अवसर का फायदा उठाकर जेन की तरफ से पीछे की ओर जाकर स्थिति देखने का अवसर मिला, पर चेफ के आक्रमण से बचने में असफल रहे और गोली भूल से एक अजनबी ग्रह को छू गई। खुशी है कि उन्होंने अपनी चाकू का इस्तेमाल करके चेफ को एक तवे से ठेल दिया। फिर भी चेफ को अपनी वास्तविक रूप में लौटा देने में कामयाब रहे, पर फिर घूमकर देखा कि वो लीडर को पहले से ही हत्या कर दी गई थी। सीढ़ियों पर एक छाया दिखाई दी, जिसे देखकर वो सोचा नहीं और तुरंत पीछा करने लगा। इसी बीच विल्डेन ने अकेले ही शेष बचे अपराधियों को निपटा दिया, लेकिन जब वो पीछे जाकर अपने साथी से मिलने की तैयारी कर रहा था, तभी एक अलीन जानवर ने उसे एक दौड़ के साथ जमीन पर गिरा दिया। जीवन मृत्यु की स्थिति में विल ने तुरंत एक ट्रे का इस्तेमाल करके अलीन जानवर को रोका और फिर जमीन से उठाकर एक खंजर को उसके श्वसन नल में घुसा दिया। फिर भी बाहर के डाकू विल को छोड़ने का इरादा नहीं था। आज कोई तरह से उसे एक काले इंसान को खाना चाहता था। दोनों के बिना जुड़ने ही विल को उस व्यक्ति द्वारा दीवार पर ठोक दिया गया था और लगता था कि वो यहाँ मर जाएगा, लेकिन उसने अपनी जान बचाने के लिए अपनी हथेलियां डाकू के मछली के हृदय में डाल दी और इस तरह से संकट से बच गया। फिर यहाँ आकर टेरेस पर वो वायोलेंट थाइट नामक जानवर से मुकाबला करने लगा और दोनों ने तुरंत लड़ाई शुरू कर दी, लेकिन विल ने तुरंत आकर दरवाजे को बंद कर दिया और वायोलेंट थाइट के हमले से बच गया। दोनों ने वायोलेंट थाइट को धीरे धीरे पीछा किया, लेकिन जब वे सुडी को देखा जो वायोलेंट थाइट के हमले से घायल था, तो वो उसे मारने का प्रयास नहीं किया, बल्कि वो अजीब तरीके से बोला, तू पहले से मर चुका है, बस तू इसका ख्याल नहीं करता है। यह वाक्य विल को बहुत गुंडाहट में डाल दिया। उसने विल को बताया कि वो वायोलेंट थाइट को उस समय ही मार देना चाहता था, न कि उसे एलिट विल में बंद कर दिया जाए। विल ने इसके बाद उससे विस्तार से पूछने का प्रयास किया, लेकिन उसने उसे सलाह दी कि उसे उसके और वायोलेंट थाइट के बीच की दुश्मनी में शामिल नहीं होना चाहिए। इसलिए विल ने अपने ब्लैक इंसान हेडक्वार्टर्स में लौटकर रहस्य को सुलझाने का प्रयास किया। उसने विश्व के सभी बाहर के जीवों को निगाहबंदी करने के लिए मुख्य दृष्टिकोण का उपयोग किया, लेकिन विल को उनसे कोई रुचि नहीं थी। उसने कंप्यूटर खोलकर जानकारी ढूंढना शुरू किया। जानकारी के अनुसार वायोलेंट थाइट एक बोर्ग्रोडो ग्रह का जीव है जो विष से जीवित रहता है। उसने 1969 की 15 जुलाई को कई
लैंगिक हत्याएं की थीं और अगले दिन 16 जुलाई उसे फ्लोरिडा में पृथ्वी पर हमला करने में विफल रहा। जब विल ने इस मामले के विवरणों को और अधिक जानने का प्रयास किया तो उसने पाया कि उसकी जानकारी की कमी थी और वो सच्चाई को नहीं पहुंच सकता था। इस समय उसका अंतिम साथी आया और उसे सलाह दी कि उसे ऐसे प्रश्नों का पीछा नहीं करना चाहिए जिनके उत्तर उसे नहीं पता थे। सभी ने उसे विष के बारे में बताया जो विल को भ्रमित कर देता था। 3 बार सोचने के बाद विल ने गुप्त रहस्य को रखने का फैसला किया। उसने हथियारों के भंडार से एक ऊर्जा तोप निकाली और वायोलेंट थायट के आगमन का इंतजार करने लगा। अचानक चारों ओर का स्थान विकृत होने लगा। के की आवाज धीरे धीरे गायब होने लगी और विल ने एक शांत और उल्टी भावना महसूस की। के से संबंधित सब कुछ तेजी से गायब हो गया। न केवल वस्तुएं बल्कि दुनिया भी इस परिवर्तन में शामिल थी। 4 दिन बाद विल ने के दरवाजे को दराज किया। चौंकार विल ने एक लड़की के हाथ में चॉकलेट दूध की लालसा की। रुको। जब विल ने ब्लैक इंसान हेडक्वार्टर्स में लौटकर देखा तो परिचित दरवाजा गायब हो गया था। एक अजनबी युवक ने अचानक लिफ्ट से बाहर निकलकर उसके साथी की आवाज में कल्याण की तारीख की तिरछी टिप्पणियां करने लगा और जाते समय उसने विल की पीठ पर एक टक्कर दी। शुरू में वो सोचा कि ये केवल एक निराशा कूट का मामला है, लेकिन फिर उसका अंतिम साथी ने उसे बताया कि अन्वेषक के 40 साल से मर चुका है, जो 1969 की 16 जुलाई को कैनेडी स्पेस सेंटर में वायोलेंट थायट को पृथ्वी से भागने से रोकने में विफल रहा था। अंत में विल को इस स्थिति का सामना करना पड़ा। उन्होंने बार बार अपनी नजरों को यकीनदार बनाने की कोशिश की। विल अत्यंत चिंतित दिख रहे थे, जैसे वे चॉकलेट दूध से जहर खाए हुए हों। अचानक उन्होंने 2 संभावनाओं की कल्पना की। अच्छी खबर यह थी कि विल को हार्वेस्टर द्वारा काट दिया गया था और वे किसी भी समय मर सकते थे। बाहर बुरी खबर यह थी कि समय रेखा में समस्या उत्पन्न हो गई थी, जिसके कारण वे जो एक समय रेखा पर थे उनके पास भावनात्मक विकार हो गया था। उपलब्ध जानकारी की तुलना करने के बाद दोनों जल्द ही निष्कर्ष निकाल लिया कि वायोलेंस ने समय को पहले से ही यात्रा करके खुद को मार डाला था। के बिना स्काईनेट डिफेंस सिस्टम नहीं था और पृथ्वी की शक्ति बोगरोडो नवीनों के हमले को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं थी। एकमात्र समाधान ये था कि जल्द से जल्द गतिकाल में वापस जाकर समय रेखा को ठीक कर लिया जाए। विल को जल्द ही टाइम ट्रैवल डिवाइस वाले जेफरी को खोजने में सफलता मिली और उन्होंने उससे वायोलेंस के गतिकाल में जाने का समय जान लिया। इसलिए विल 1969 की 15 जुलाई को जाना चाहते थे, जो वायोलेंस के गतिकाल यात्रा के एक दिन पहले था, और छोटे वायोलेंस को मारने की योजना बनाई। डेटा के अनुसार उस दिन छोटे वायोलेंस को कैंटली द्वीप पर यान जारोमन को मारना था। विल को बस डेटू को रखना था और उसे मारना था। उन्होंने उसे याद दिलाया कि यदि यात्रा सफल हो गई तो आसानी से अपनी पहचान नहीं बतानी चाहिए, नहीं तो समय स्थान में गड़बड़ी हो सकती है। गड़बड़ी। जेफरी ने समय यात्रा डिवाइस का उपयोग करने का तरीका समाप्त कर दिया और बोगरोडो नवीनों ने पृथ्वी पर बड़े पैमाने पर हमला शुरू कर दिया। बेचारे विल को अपनी सारी जान लगाकर उछलकर नीचे गिरना पड़ा। 32 फीट प्रति सेकंड की गति से जमीन पर टकराने से पहले डिवाइस तुरंत सक्रिय हो गया और समय धारा को चालू कर दिया। कुछ क्षणों में वे जुरासिक युग से औद्योगिक क्रांति काल में जा चुके थे। विल ने वॉल स्ट्रीट की बड़ी धारण को नजरअंदाज नहीं किया और द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में न्यूयॉर्क में जुलूस को देखा। लेकिन जब वे सोच रहे थे कि अब उन्हें मार डाला जाएगा, तभी उनका पूरा शरीर अचानक रुक गया। जब विल का साक्षात्कार फिर से लौटा, वो 1969 में सफलतापूर्वक पार गया और देखा कि डॉक्टर डेथनेस्टर के शिकारी और सफेद जांचकर्ता की नजरें अप्रसन्न थीं। विल ने यकीन किया कि वो 1969 की 15 जुलाई को लौट आया, लेकिन जब वो बाहर निकला तो देखा कि दूर तक एक भी काला व्यक्ति नहीं था। इससे साफ पता चला कि इस समय अमेरिका में जातीय भेदभाव बहुत गंभीर था। फिर भी त्वचा के फायदे से विल ने बिना बहुत बात किए एक बाइक चालक के रूप में मान्यता प्राप्त की और सफेद धनी से चाबियां प्राप्त की। विल कोनी आइलैंड फंकेशन पार्क जाने की तैयारी कर रहा था ताकि वो आपको दूसरे रूप में खतरनाक वायलेंट जी ने मार डाला जाने से पहले उसे मार डाल सके। लेकिन उसे याद रखना चाहिए था कि उस समय के काले व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति इस तरह की गाड़ी चलाने के लायक नहीं थी। इसलिए विल अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही सफेद पुलिस द्वारा चुनौती के साथ रोक लिया गया। बहुत जल्दी से विल के शरीर से उन्होंने एक ऐसे हथियार और याददाश्त मिटाने के उपकरण की खोज की जो उन्होंने कभी नहीं देखा था। निराशाजनक रूप से विल को उन्हें गुस्सा दिलाना पड़ा और वो बटन दबाकर उनसे मुक्त हो गया और सफलतापूर्वक फंकेशन पार्क पहुंच गया। फिर भी वो एक कदम देर से आया था। जब विल ने बच्चों के शिकार के बारे में सुना तो वायलेंट जी ने फायरबोर्ड के पीछे छिपकर दृश्य से गायब हो दिया था। विल ने अपने हथियार निकालने की कोशिश की थी ताकि वो उसकी स्थिति का अनुमान लगा सके, लेकिन उसके सिर पर एक पिस्तौल रख दी गई थी। जब वो अचेतावस्था से जागा तो वो खुद को काले लोगों के मुख्यालय में पाया, लेकिन यहाँ भी एक भी काला व्यक्ति नहीं था। युवा अजाइल एजेंट के बदसूरत चेहरे से विल ने उससे शिकायत की कि वो उसके साथ निष्पक्ष नहीं रहा।
लेकिन जब उसे पूछा गया तो वो अपने भविष्य से आया होने की जानकारी देने से इनकार कर दिया। अज़ायल अंदर से विल पर वक्त बर्बाद करने की इच्छा नहीं थी, इसलिए उसने उसे याददाश्त मिटाने की प्रक्रिया के लिए ले जाया। बचाव कार्य के विफल होने के भय से विल ने अपनी सारी जानकारी साझा की और याद दिलाया कि अगर अगले दिन वायलेन जी को मार दिया नहीं जाता तो कई साल बाद पृथ्वी को एक अनुपम संकट का सामना करना पड़ेगा। इस बीच अज़ायल ने याददाश्त मिटाने की मशीन बंद कर दी और विल से उसकी पहचान दोबारा बताने के लिए कहा। अज़ायल ने विल के शब्दों पर भरोसा करने के बावजूद उसे संदेह नहीं किया, बल्कि उसने उससे भविष्य के अज़ायल ने वायलेंट जी को गिरफ्तार नहीं करने के विवरण बताई। दुर्भाग्य से दोनों एक दशक से साथी थे, लेकिन विल ने कभी भी उसे ऐसी बात कहने की सुनाई नहीं दी। इसलिए दोनों ने उपलब्ध संकेतों के आधार पर जांच की। मृत अज़ायल के साथ था एक फिराक बॉक्स, जिससे दोनों ने विल को लेकर एक बॉल गार्ड बनाने की योजना बनाई। लेकिन जब उन्होंने पूछा तो मूर्ख और नाराज ने उनके साथ योगदान नहीं किया और हथियार निकालकर दुश्मनी की घोषणा की। युवा अज़ायल ने इस दृश्य को देखकर थोड़ा असहज महसूस किया, लेकिन वो उनके साथ जाने को तैयार था। जी शांग के हाथों की बहुत उच्च दर से उत्पादन संकेत थे। संकट के समय विल प्रायः समय पर पहुंचा और बोलिंग गेंद उठाकर आदमी कीवन को नीचे डाल दिया। इससे अग्निबाल बॉक्स के मालिक की पहचान जानने के लिए विल को एक अभिनय करना पड़ा। फिर भी विपक्ष ने त्याग नहीं किया। इस तरह के असहज में केली को टॉयलेट से साफ की गई घोड़े की चामड़ी का उपयोग करके नीचे वाले को चेहरे पर लगाना पड़ा। फिर एक अत्यंत अपमानजनक बॉलिंग गेंद का उपयोग करके आदमी ने अंततः स्वीकार किया कि बॉस पीछे के कार्यालय में छिपा है। दुर्भाग्य से दोनों एक कदम देर से थे। विदेशी जो संकेत दे सकता था पहले ही मारा गया था और विपक्ष ने अपनी जानकारी प्राप्त कर ली थी। विपत्ति काल में वाड़ी आगंतुक ने अंततः विपक्ष से सामान्य बातचीत करके पता लगाया कि डोरी वास्तव में लीजेंडरी ड्रैगन लोगों में से एक बचा हुआ अस्तित्व खोज रहा था। उसका नाम ग्रिफिन था, जो एक ऐसा जीव था जो असीम संभावनाओं के अनुसार अनेक समय स्थानों में एक साथ मौजूद रह सकता था। उसका धरती पर आने का उद्देश्य था ब्लैक सूट वालों को टाइटन देना। विदेशी जीवों को धरती से बाहर निकालने के लिए ग्रिफिन ने विल से कहा कि जब टाइटन तैयार हो जाएगा तो विपक्ष के लोग धरती को खाकर मर जाएंगे, लेकिन वास्तव में ये अभी तैयार नहीं है। अगली बार मिलते हुए वो दोनों को टाइटन देगा। फिर भी बात बनने के बाद ही डोरी ने यहां पहुंच दिया। ग्रिफिन, जो एक 5 आयामी जीव था, दोनों के साथ बातचीत करने में वाकई असफल रहा और एक संकेत छोड़कर गायब हो गया। डोरी ने लक्ष्य नहीं मिलाया और दूर भाग। अब धरती को दूर भेजने से बचाने के लिए ग्रिफिन को पहले ही खोज लेना चाहिए, लेकिन उसका छोड़ा गया संकेत बहुत अस्थिर और बिना किसी निर्देश था। दोनों ने फैसला किया कि पहले भूख भर लें। इसी बीच वे बेसबॉल मैच के बारे में बातचीत करने लगे। विल, जो भविष्य से आया था, ने बताया कि न्यूयॉर्क मेट्स इस वर्ष अद्भुत रूप से विपरीत दिशा में बदल जाएंगे। उन्होंने समझा कि यह बेसबॉल मैच का अर्थ था। दोनों तुरंत उठकर बेसबॉल स्टेडियम की ओर चल पड़े। वास्तव में ग्रिफिन पहले से ही वहां था और खाली स्टेडियम में खेल देख रहा था। दोनों के आने पर वो तुरंत टाइटन को लगा दिया। अचानक खाली स्टेडियम में लोग भर गए और 1 महीने बाद का फाइनल मैच दिखाई दिया। अनिश्चितता को दूर करने के लिए ग्रिफिन ने अपनी पीछे की पैर को बढ़ा दिया, लेकिन अचानक सामने एक दृश्य दिखाई दिया। ग्रिफिन के पास जाने की कोशिश करते हुए वो फिर से उसी बेसबॉल मैच में वापस लौट गए, लेकिन 5 आयामी जीव होने के बावजूद ग्रिफिन को नहीं पता था कि कौन सा घटना होगा। इस बार के बेसबॉल मैच को बचाने के लिए और धरती को दोहराने से बचाने के लिए ग्रिफिन ने टाइटन डिफेंस सिस्टम को दोनों को सौंप दिया और उम्मीद की कि वे एक साथ इसे संचालित करेंगे। फिर भी विशेष विवरण साझा करने से पहले ही डोरी ने अचानक पीछे से हमला किया और ग्रिफिन को ले गया। दोनों की कार को नष्ट कर दिया। खुशी की बात थी कि केली ने पहले ही तैयारी की थी और कार के तल में छिपी छोटी मोटर निकालकर दौड़ने लगा। डोरी ने निरंतर गोलियां चलाईं जो दोनों को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अनुभवी ब्लैक सूट वालों के सामने ये बिल्कुल असरहीन था। लेकिन दोनों के पांव धकेल दिए गए और इस बीच हिंसक स्वतंत्र आदमी ने अपने हाथ में छिपाई हुई जानवर को बाहर निकाला और ग्रिफिन के साथ लगी लोहे की बक्सा चुराकर उसे धमाके से गिरा दिया। खतरनाक स्थिति में 2 लोग अंधेरे में रुक गए और योजना बनाई कि वे माइक्रोवेव द्वारा पहले से ही आगे बढ़कर हिंसक स्वतंत्र के मुख्य बल को विभाजित करेंगे और फिर ये तुरंत उसके बाद आदमी को बचाकर वापस ले आएगा। उन्होंने सोचा कि एक साथ काम करने से हिंसक व्यापारी को वहां ही पकड़ लिया जा सकता है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो तुरंत दूर भाग गया तो उन्हें निराशा हुई। जून के मध्य में माइक्रोवेव ने योजना बनाई थी कि वो छोटे हिंसक स्वतंत्र को मार देगा, लेकिन ये विफल रहा। उन्होंने बड़े हिंसक स्वतंत्र को 1969 की 16 जुलाई को वापस लौटने से रोक नहीं सका, लेकिन खुशी है कि ये खोला गया। भविष्य से आया बड़ा हिंसक व्यापारी जानता था कि त्रासदी को कैसे रोका जा सकता है और तेजी से अपनी युवा समय के आत्मा के साथ योजना बनाई और तैयार था अपने साथी को मारने के लिए जो ताकत को वापस ले सकता था। इसी समय बचाए गए ग्रिफिन ने अपना टोपी उतारा और खाली दिमाग दिखाया।
1 साल के नियंत्रण के बाद ताकत की प्रणाली फिर से चेन में वापस आ गई, लेकिन पृथ्वी के बाहर एक मजबूत दिशा बनाने के लिए दोनों को चेन को वायुमंडल के बाहर रखना होगा, और इस चीज को रखने का एकमात्र मौका अपोलो चांद पर जाने की योजना थी, जो सुबह ही शुरू होने वाली थी। समय काफी कम था, इसलिए वे तुरंत विल को तैयार करने के लिए प्रेरित करने लगे ताकि वे फ्लोरिडा की ओर जा सकें, लेकिन विल ने उन्हें नीचे खींच लिया क्योंकि विल का उद्देश्य अपने दोस्त को बचाना था। यदि वे सीधे केनेडी स्पेस सेंटर जाते तो 2 हिंसक व्यापारी उन्हें चांद पर जाने के प्लेटफॉर्म पर मार देते। कड़वी सच्चाई मीठे झूठ से बेहतर होती है, लेकिन मानवता के लिए वे केनेडी स्पेस सेंटर जाने का निर्णय ले लिया। विल ने तुरंत ग्रिफिन से छोटी आवाज में पूछा कि असंख्य मौत कहाँ है। मौत हमेशा रहेगी। जो होने वाला है। सर्जेंट की आंखों में एक छोटा सा दुख दिखाई दिया, लेकिन वो जल्द ही अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर लिया और उन्हें प्रक्षेपण स्थल तक ले गया। इस कार्य को पूरा करने के बाद वो आगे नहीं चलना चाहता था। फिर विल से विदा होते हुए उसने सलाह दी कि जब भी वो छोटे डायनासोर जैसे गोब्लिन को देखेगा, यह इशारा होगा कि उसने समय को सफलतापूर्वक सुधार दिया है। उसे जरूर लंबे समय तक नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आगे का स्कीम किसी को देखना नहीं पसंद होगा। सूरदार की अध्यक्षता में दोनों जल्द ही नीचे की ओर बढ़ गए। बस यही है कि लिफ्ट रॉकेट के नीचे पहुंच जाए तो टाइटन को अंतरिक्ष यान पर रखकर कार्य पूरा किया जा सकता है। नहीं, पर यह नहीं था कि जब लिफ्ट ऊपर चढ़ती रही तो वाइल्ड बीस्ट अचानक दिखाई दिया और विल को बाहर निकाल दिया। फिर बड़ी धमाके से उसकी तीली तोड़कर उसे नीचे फेंक दिया। भाग्यवश विल ने अंतिम क्षण में ट्रांसपोर्ट पाइप पकड़ लिया, जिससे उसे जीवित रहने का मौका मिला। यद्यपि वो लिफ्ट को सफलतापूर्वक शीर्ष तक पहुंचाने में कामयाब रहा, लेकिन टाइटन को लगाने से पहले ही छोटा बीस्ट उसे जमीन पर गिरा दिया और उसकी मंजूरी गिर गई। इस बीच रॉकेट की लॉन्चिंग के लिए केवल 2 मिनट बचे थे और प्लेटफॉर्म को संचालित करने वाले उपकरण की सहायता के लिए फायरवॉल तैयार था। परिवर्तन ब्यूरो उस पर खड़ा था, जो गिरने से बचने के लिए उसे अपने गुरुत्व के केंद्र को नियंत्रित करना पड़ा। सबसे खराब बात यह थी कि उसका पैर एक ठोस घर में फंस गया था, जिसे हिलाना मुश्किल था। उसके सिर के ऊपर बड़ा बीस्ट लंबे समय से अपना कोण समायोजित कर रहा था, जो घातक हमला करने की कोशिश कर रहा था। भाग्यवश विल समय पर पहुंचा और उसने अपने विरोधी को ज्ञात करने के लिए उसे उत्तेजित करने का प्रयास किया। बड़ा बीस्ट उस पर ध्यान केंद्रित कर दिया। विल ने अपने साथी के लिए समय जीतने के लिए फिर से उठकर धूम्रपान करने का ढंग अपनाया और अपने शरीर को बीस्ट के हथियार से बचाने के लिए उसके हमले के तरीके को ध्यान में रखा। फिर उसने बीस्ट के साथ एक झटका दिया और दोनों नीचे गिर गए। उसने तुरंत समय यात्री को सक्रिय कर दिया और लड़ाई के 1 सेकंड पहले वापस लौट आया। इस बार बीस्ट आगे बढ़ पुराने ब्रूटिस में 41 की अविश्वसनीय दृष्टि से विल ने अपना फरोजा निकालकर उस भयानक जीव को, जो भविष्य से आया था, निपट दिया। संकट समाप्त होने के बाद जीवित या मौत के बीच रहने वाले छोटे ब्रूटिस 4 ने यकीनन प्लेटफॉर्म पर गिरकर गर्लैंड पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन अपनी बाहू को टूटने के बाद नियंत्रण से बाहर गिर गया। उसने देखा कि केवल कुछ सेकंड बची हैं, तो वो तेजी से गर्लैंड को रखने का प्रयास किया। फिर उसने धीरे धीरे गर्लैंड को स्थापित कर दिया। जब रॉकेट के इंजन चलने लगे तो वो प्लेटफॉर्म पर वापस आ गया। रिक्शा से तेजी से जमीन पर वापस लौटकर विल ने समझा कि उसका समय चले जाने का आ गया है, लेकिन गलती से वो भी रिक्शा से वापस लौट आया। एक दिन अपोलो की सफल लॉन्चिंग के बाद यान वायुमंडल से गुजरते हुए 10 दिनों तक चलते रहे और अनेक सुरक्षा दीवारें बनाकर इस सुंदर ग्रह की रक्षा करते रहे। जब विल को लगा कि उसका कार्य समाप्त हो गया है और उसे अपने डिपार्टमेंट में शामिल होने का आमंत्रण मिला, तो अचानक एक हाथ खोने वाला जानवर ब्रूटिस 4 ने हमला करना शुरू किया। के अधिकारी की रक्षा करने के लिए विल ने बहादुरी से शहीदी की। जब विल ने देखा कि ब्रूटिस 4 को तुरंत निपट दिया गया है और के अधिकारी रक्त के बुलबुलों में गिर गए हैं, तो विल ने समझा कि क्यों कहा जाता है कि एक बुरा दिन है। उसने भूल दिया कि अधिकारी का एक बच्चा था जो अपने पिता की प्रतीक्षा कर रहा था, और वही बच्चा विल का युवा संस्करण था। उसकी रक्षा के लिए विल ने उसकी यादें मिटा दी और कई सालों बाद विल को मैन इन ब्लैक में शामिल कर दिया गया। ऐसा लगता है कि ये उन निःशब्द रक्त दियों की याद में किया गया था। वर्तमान में वापस आकर विल ने अपने परिचित रेस्तरां में केन को देखा, जो फिर से उसी अभाव में था, लेकिन उसकी सफाई असाधारण थी। विल ने अपने दोस्त से जो जानता था उसकी सच्चाई अचैतन्य में साझा कर दी, जिसके बाद केन ने चुपचाप एक छोटा सा दृश्य प्रदर्शित किया।